Dear students, now we are going to study Bohr's atomic model. That is also called Bohr's model of atom. After failure of Rutherford's atomic model, Bohr in 1913 proposed his atomic model based on Planck quantum theory. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां रह गई थी? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खोज किया था, उसके बारे में बताया था। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट या मूव, देन इट इरेडिएट एनर्जी। एनी चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है स्पेस में, तो वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। तो सेम फिनोमेनन बोर्स ने अप्लाई किया कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये चक्कर लगाते समय एनर्जी को मैक्सवेल के लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम घटती जाएगी। जब एनर्जी घटेगी तो नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी जो ऑर्बिट्स हैं, उनकी कक्षाएं हैं, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस लगातार क्या होगी, छोटी होती जाएंगी। और फाइनली क्या होगा, इट विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस। अंत में ये क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस ही नष्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो उसी को दूर करने के लिए इन्होंने उसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन किया। तो जो मॉडिफिकेशन किया वही बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can revolve around the nucleus only in certain allowed circular orbits without losing any energy। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही, सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व करते हैं, उसमें घूमते हैं। और ऐसा करते समय जब वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें एनर्जी विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, उस समय वो एनर्जी का न तो लेते हैं न तो देते हैं, कोई एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करते हैं। और दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स को, इन एनर्जी लेवल्स को स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सेकेंड, उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू अनदर एंड कैन देयर बाय गेन और लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी का गिव और टेक करते हैं, या लेते हैं या देते हैं, जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करते हैं। जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। और वो किसके बराबर होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन इज इक्विवेलेंट to the difference between the energy of two cells. Suppose this is first
energy shell, this is second energy shell. If electron is here and it absorb energy and get excited come into second energy state, then amount of energy absorbed will be equal to energy of this E2, n equal to 2 level, and that previous energy in with n equal to 1 principal energy shell, n equal to 1 E1, that is E2 minus E1 equal to delta E. This amount of energy will be absorbed. The electron jumps from higher energy orbit to lower energy. The electron lose energy, which appear in form of radiation of frequency nu, such that S nu equal to difference. That same thing which I have, same thing has been written here, which I have explained here. And further, Bohr showed that allowed stationary orbit can be generated by imposing quantum restriction on the classical expression. बोर ने बताया कि अलाउड स्टेशनरी ऑर्बिट ये कैसे जनरेट किया गया, जो हमारा क्लासिकल एक्सप्रेशन था ठीक है पहले, उसके ऊपर हमने क्वांटम रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया, क्वांटम प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया। तो इसमें क्या हमें मिला, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज न्यूक्लियस and this is electron is revolving around this. इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुरू में बोर्स ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही माना, बाद में इसको क्वांटम डी ब्रॉगली वेव थियरी में दोनों माना गया, और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में इसको वेव की तरह बिहेव करके हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट थिंग पढ़ेंगे। बट हेयर इन बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन इज एज्यूमिंग एज पार्टिकल। तो दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये चूँकि बैलेंस रहता है, अगर ऐसा न रहता तो ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हमारा ड्रॉप हो जाता। तो इसकी इतनी स्पीड में जो चक्कर लगाता है, तो ये दिस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो क्या होता है हमारा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज हमारे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, प्लस जेड ई, प्लस जेड ई, चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही हमारे ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। बिकॉज न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस होता है। और सिमिलर फैशन में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, यहाँ ई प्लस होता है प्रोटॉन पे, इस पे माइनस होता है। तो इसका हो गया टोटल रिजल्टेंट, बिकॉज हम लोग जानते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर। दिस ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, similar to centripetal force. This Coulombic force of attraction is balanced by centrifugal force, that is mv square upon r, as this upward direction, outside, इसको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। दिस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज, और ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं।
तभी स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। इक्वेशन 1 वो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। द क्वांटम रिस्ट्रिक्शन प्रपोज बाय बोर वाज दैट, दूसरा क्या था रिस्ट्रिक्शन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम जो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसका जो क्या एंगुलर मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बिकॉज सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी कितना एंगल, एक यूनिट टाइम में कितना एंगल रोटेट कर जाता है। लीनियर मोमेंटम इज mv एंड दिस इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, then angular momentum is given by mvr and this is equal to integral multiple of h upon 2 pi. This has been mathematically calculated. Second restriction, quantum restriction, that was proposed by Bohr using Planck quantum theory of radiation. mvr angular momentum equal to nh upon 2 pi, where n is integer, n equal to 0, 1, 2, 3. Here n is integer and this value is 1, 2, 3. n integer 1, 2, 3. From equation 2 we can also write v equal to nh upon 2 pi mr. From here v, m and r will go in denominator side, so it becomes nh upon 2 pi mr. Now putting these values of v, putting value of v from previous page in equation 1, that was ze square upon r square equal to mv square upon r. From here putting value of v nh upon 2 pi mr, तो z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू m पर आन, v के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं, nh अपॉन 2 पाई mr होल स्क्वायर. दिस बिकम्स आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब मल्टीप्लाई, इसको किए, इसको एक्सपेंड किए, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग इसको समझ लेंगे. कैंसिलिंग आर स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, आर इक्वल टू n square h square upon 4 pi square m z square. This is the formula for calculating the radius of electron from the nucleus. Radius of electron, radial distance of electron from the nucleus. That is radius of that circular path in which electron is moving. It may be first circular orbit, it may be second, it may be third. From nucleus, as we move from n equal to 1, 2, 3, its radius increases. इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू a0 n स्क्वायर अपॉन z. Because here a0 is constant, here variable is n and z. Because n is principal quantum number, energy level, and since energy level may change from n equal to 1, 2, 3, 4 and so on, and z may we change atomic number, so for different atoms it may also change. And a0 rest thing h 4 pi m e square, these are all constant. These values had been assumed a0 क्योंकि यहाँ h प्राइम कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो भी कांस्टेंट है. दिस कैन नॉट वेरी. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आई,
एंड इट्स वैल्यू कम 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा? फॉर हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1, जो कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही रहता है, और z इक्वल टू 1। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए? 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2+, लिथियम प्लस, इन सब एटम्स के लिए ये थोड़ा सा वेरी करेगा, जहाँ चूँकि वहाँ जेड बदलेगा, जेड बदलेगा, इसलिए ये द रेडियल डिस्टेंस विल बी डिफर। फ्रॉम above equation 5 it is clear that only certain orbits are allowed since n equal to 1, 3 only integral values. These values, n value cannot be fractional, so these are only certain allowed in which electron can revolve. Similarly, as we calculated the radius of radius of circular path, similarly we can calculate total energy of electron in nth orbit. Total energy of electron in any orbit consists of two terms. टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटेड टू न्यूक्लियस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के जो उस इलेक्ट्रॉन में है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांसलेशनल मीन्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कैलकुलेटेड इक्वल टू -jd स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r, -e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, न्यूक्लियस प्लस jd अपॉन r, दैट इज -jd स्क्वायर अपॉन r। आल्सो वी नो दैट, यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये डेरिवेशन शायद आपके एग्ज़ाम BSc थर्ड ईयर एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें नॉट डेरिवेशन लिखा है। बट फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला फॉर एनर्जी एंड रेडियस। सो those students particularly who want to study chemistry in as PG subject, they want to make their career in especially chemistry, they should study it properly. Otherwise the student who doesn't want to proceed chemistry as their PG subject or in their higher education, they can skip this portion. Only they can remember this formula, final formula of radius of nth orbit, circular orbit, and energy of nth orbit, energy of electron in nth orbit. Anyway, move further. Also we know that from equation 1, this equation from where we have using quantum restriction, Coulombic force of attraction is equal to centrifugal force, Z square upon r square is equal to mv square upon r cancel r, so it becomes mv square is equal to Z square upon r. From equation 2 and 3, from equation 2 and 3,
यहाँ से 2 and 3 नोट, here numbering is from equation this 8 and 9, sorry, this equation 8 and this is 8, this is 9, 8 and 9. You change their notes. Please make modification in your notes. From equation 8 and 9, this has been supposed as 9. Putting this mb square in place of this value, mb square we place z square upon r. So here z square upon r, half is already present here, so it remains here, minus z square upon r. What we get? Z square upon r minus half z square upon r, we get half z square upon r. मतलब एक 1 z स्क्वायर अपन आर में से आधा हाफ z स्क्वायर अपन आर माइनस करेंगे तो हाफ z स्क्वायर अपन आर बचेगा, सिंस दिस इज ग्रेटर क्वांटिटी एंड विथ नेगेटिव साइन, सो इट्स टोटल ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव. पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, from equation 5 in equation 10 we get equal to minus half z square upon जहाँ से इक्वेशन 5 में हम लोग जो रेडियस के लिए जो डेरिवेशन हमें मिला था सर्कुलर ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस थी, उस r वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 10 में जो एनर्जी के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिला था उसमें r की जगह पे वो वैल्यू पुट करते हैं. वी गेट इक्वल टू माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर r की जगह n स्क्वायर स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर ये करते हैं. इसको पहले सिंपली मॉडिफाई इसको हल करते हैं. फाइनली वी गेट ई एन इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज द फेमस बोर्स इक्वेशन applicable to hydrogen and hydrogen-like atoms. Both get Physics Nobel Prize in 1922 for this atomic model. हाँ, ये SI सिस्टम में these formulas were in CGS सिस्टम. इसको SI सिस्टम में करने के लिए हम लोग इससे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0. Where factor 1 upon and similarly energy is equal to minus 2 pi square m z square e power 4 upon 4 pi epsilon 0 square m square square. This quantity factor 1 upon 4 pi epsilon 0 is called permittivity factor and its value is this. This is only for SI system. But main formula is this. Remember this energy formula, this value, and radius is formula is this one. And for hydrogen this value, this is constant 0.53. This is short formula, you can calculate with in any radius of any nth orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, but we just putting n equal to 4, 5, 3 and we get radius of that particular orbit, 4, 6, 6 जो भी हम जिसको कैलकुलेट करना चाहते हो. हाँ, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया गया है just for your better knowledge in this both atomic model. Both radius of first orbit हम लोग कैलकुलेट किए थे, a0 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम. जस्ट पुटिंग दैट वैल्यू हेयर विच रिप्रेजेंटेड इन प्रीवियस पेज. इसको आप लोग बस जस्ट रिमाइंड करिए. फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोथ ऑर्बिट कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए. nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? n स्क्वायर पान जेड. हाइड्रोजन रहेगा तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा और n जो भी ऑर्बिट रहेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, nth ऑर्बिट. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो फार्मूला जहाँ से हम लोग mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2 जो क्वांटम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किए थे, वहाँ से v इक्वल टू nh/2 mr, v1 इक्वल टू पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. कंपेयरिंग दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब कंपेरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/1.5 इंटू 10⁻10, दिस इज 1/1/50 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम लोग क्या किए, 10⁻8. हाँ, लाइट की वेलोसिटी और जो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिली, दोनों की तुलना किए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से 150 गुना कम होती है. मतलब दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 150 फोल्ड ग्रेटर, इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज important with generalization data fact. जी जनरल स्टडीज जीके के क्वेश्चन में मैंने कहीं पढ़ा था, ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, कितने गुना क्या होती है. तो दैट इज़ द सेम थिंग हियर, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स स्पीड एंड लाइट स्पीड. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड से 150 गुना ज़्यादा होती है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, E1. फर्स्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम. पर मोल के लिए क्या करेंगे, इसमें हम अवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है फॉर 1 मोल के लिए. और इसको फाइनली जब हम करते हैं तो -1312 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन जस्ट होल नंबर में -1312 किलो जूल पर मोल, 1312 किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसी को कन्वर्ट अगर कर देते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. सो किलो जूल पर मोल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाई डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10⁻9 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. This is very important result. Keep this result into your mind. In what is the energy value in joule per atom? What is the energy value of electron in both first orbit in mole term -1312, and what is energy value? एनर्जी की क्या वैल्यू होती है पहले बोर ऑर्बिट में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो दिस इज द एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन. यही वह एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन धारण करता है इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट क्या है, न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट जो है वही ग्राउंड स्टेट है, n = 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट. फॉर calculating energy in second, third, fourth, fifth, any energy level, we just put n = 234 in energy expression and we get energy of electron in that orbit. Now Bohr's